वेलकम। चलिए सीपेज को कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा था लास्ट वीडियो में क्या देखा था हमने, ये देखा था कि सीपेज किस चीज पर इफेक्ट करती है। तो किस चीज पर इफेक्ट करती थी? इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल सॉलिड। सो अब उसी का एनालिसिस हम करेंगे एट डिफरेंट फ्लो कंडीशन। लास्ट क्लास में मैंने बताया था दो तरह का फ्लो कंडीशन था, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन जो होती थी सॉइल के अंदर, तो वो हमारे लिए क्या प्रूव करती थी? दैट इज प्रूव टू बी फेवरेबल कंडीशन, वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो। एंड वर्टिकली अपवर्ड फ्लो को हमने बोला था एडवर्स कंडीशन, बुरा। तो अब वही तीन कंडीशन डेवलप करेंगे, मतलब लो फ्लो कंडीशन, डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन एंड अपवर्ड फ्लो कंडीशन। और चेक करेंगे कि जो पैरामीटर है इफेक्टिव स्ट्रेस, जिस पर चेंजेस आती है, कैसा चेंजेस आती है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो टॉपिक क्या है हमारा? इन्फ्लुएंस ऑफ सीपेज ओवर द इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ, इफेक्टिव स्ट्रेस किसका होता है? सॉइल सॉलिड। इसमें तीन केस बनाएंगे, तीन केस में एनालिसिस करेंगे। नो फ्लो कंडीशन, वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो और तीसरा केस बनाएंगे अपवर्ड फ्लो। ये वर्टिकल, अपवर्ड, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है तो वर्टिकल है, अपवर्ड फ्लो केस। इसे हमने बताया था फेवरेबल केस क्यों होता है, देखेंगे। एडवर्स केस लॉजिक बताया था, अभी डिटेल में देखेंगे। एडवर्स केस, तो नो फ्लो कंडीशन 1। देखिए मैं सॉइल बनाता हूं जो कि सबमर्ज्ड है, कुछ ऐसा। ये सॉइल है, ये पानी के नीचे है, ये वाटर टेबल है, ये पानी है, और ये है सॉइल आपका, ये है सॉइल। अब तीन पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं सॉइल में। ये पॉइंट ए, इस सॉइल का जो हाइट है वो है HS मान लो। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी एक्सट्रीम, और एक पॉइंट कंसिडर करेंगे जो पॉइंट सी है, एट एनी इंटरमीडिएट डेप्थ फ्रॉम द टॉप ऑफ सॉइल। ध्यान रहे कहां से ले रहा हूं? टॉप ऑफ सॉइल। मान लो जेड डेप्थ पर है। ये HS क्या हो गया? लेंथ ऑफ सॉइल, लेंथ ऑफ सॉइल। अब मान लीजिए नो फ्लो केस है, तो मान लीजिए कि मैं पिजोमीटर लगाना शुरू करूं। अगर मैं एक पिजोमीटर लगाऊं बॉटम पे बी पॉइंट पर, तो लेवल ऑफ पिजोमीटर वाटर में वाटर लेवल कहां होगा देखेंगे। पॉइंट सी पर अगर लगाऊं तो पिजोमीटर में वाटर लेवल कहां होगा? सी होगा यहां, क्योंकि फ्लो नहीं हो रही है, हेड लॉस नहीं हो रहा है। जस्ट मिनट। ओके, तो देखिए लेवल ऑफ वाटर यहां होगी क्योंकि फ्लो नहीं हो रही है, हेड लॉस नहीं हो रहा है। सो अभी सबसे पहले चेक करते हैं फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या बोला था? एक टेबल बनाना है कुछ ऐसा, उसमें लिखना है पॉइंट, यही है डेटम, ये डेटम है। और आप ये तो जेड हो गया। चलिए अब देखिए, और ये जो है इसे H1 ले लो, हाइट ऑफ वाटर एवं पॉइंट ए।
H1. So पॉइंट, 3 पॉइंट है, 3 रो। तो सबसे पहले टॉप, फिर एक्सट्रीम बॉटम, फिर इंटरमीडिएट। अब प्रेशर हेड, डेटम हेड, टोटल हेड। तो एट पॉइंट ए प्रेशर हेड कितना है? H1 है। पॉइंट बी पर प्रेशर हेड कितना है? लोअर पे HS प्लस H1 यही है। पॉइंट सी पर प्रेशर हेड कितना है? ध्यान से देखिए, Z प्लस H1 है। अब डेटम हेड वह पॉइंट ए कितना है? HS है। डेटम हेड एवं पॉइंट बी कितना है? 0 है। और डेटम हेड एवं पॉइंट सी ऐसे लिख सकता हूं, HS माइनस Z, यही होगा। अब टोटल हेड एट ए H1 प्लस HS, टोटल हेड एट बी HS प्लस H1, और टोटल हेड एट सी Z प्लस H1 प्लस HS माइनस Z, क्या होगा? यही होगा, H1 प्लस HS हो जाएगा। सो यहां देखिए तीनों हेड बराबर है, मतलब हेड एट बी ए माइनस हेड एट बी करेंगे कितना आ जाएगा? दैट इज टोटल हेड एट ए माइनस टोटल हेड एट बी इक्वल्स 0, मीन्स नो फ्लो। यहां से पता लगा फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, डायरेक्टली देख के नहीं बताना है, हेड निकालना है। तो आप पता लग गया कि नो फ्लो है। अब चलिए हम निकालते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस हर एक पॉइंट पर। तो पॉइंट ए पर देखिए, सबसे पहले क्या निकालना होगा इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए? आपको पता है क्योंकि मैंने बता दिया था ये सब। क्या निकालोगे? टोटल हेड निकालोगे, सॉरी टोटल स्ट्रेस निकालोगे। सिग्मा एट पॉइंट ए कितना होगा? H1 गामा W। पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट ए H1 गामा W। सो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए कितना होगा? 0 होगा। पॉइंट बी पर देखिए, एक्सट्रीम पॉइंट पर टोटल हेड कितना? सिग्मा इक्वल टू, सॉरी टोटल हेड बार बार हो रहा है, आप अभी हेड पढ़ रहे हैं इसीलिए मेरे मुंह से टोटल हेड बार बार निकल जा रहा है। मैं सिग्मा लिख दूं, ये समझिएगा टोटल स्ट्रेस है। तो ये टोटल स्ट्रेस H1 गामा W प्लस HS गामा सैचुरेटेड, सॉइल सैचुरेटेड है। अब पोर वाटर प्रेशर और पॉइंट बी कितना होगा? देखिए H1 गामा W प्लस HS गामा W, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा? ये देखिए ये कैंसल आउट, तो 0 प्लस गामा सेट माइनस गामा W क्या होता है? तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? HS गामा सबमर्ज्ड लिख सकते हैं। सिमिलरली तो मैं अगर इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करूं और टोटल स्ट्रेस सभी का, तो ये देखिए ये सिग्मा टोटल स्ट्रेस का प्लॉट कर रहा हूं। यहां से यहां तक पॉइंट ए तक H1 गामा W है, ये कांस्टेंट हो जाएगी नीचे तक। यहां से क्या होगा? आपका किंक आएगा, क्या किंक आएगा? कुछ इस तरह से हो जाएगी, लेस स्टीफ होगी। तो ये हो गया आपका H1 गामा W और ये HS गामा सेट, ये सिग्मा का वेरिएशन हुआ। पोर वाटर का वेरिएशन अगर बनाओ तो एक होगा ऐसा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? यहां पर बॉटम मोस्ट पोर वाटर प्रेशर बी पर यहां निकाला, देखिए H1 गामा W प्लस HS गामा W। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कैसा था? यहां 0 ए पर, तो ऐसा होगा ये HS गामा सबमर्ज्ड, और एट एन इंटरमीडिएट डेप्थ जो सी डेप्थ लिया था वहां पर क्या होगा? Z गामा सबमर्ज्ड। दिस इज सिग्मा टोटल स्ट्रेस, दिस इज पोर वाटर स्ट्रेस एंड दिस इज इफेक्टिव स्ट्रेस। तो नॉर्मल केस है, नो फ्लो केस, जैसे हमने पहले बनाया था स्ट्रेस प्लॉटिंग डायग्राम,
सेम डायग्राम मिल रही है आपको इस केस में भी। ये डायग्राम आता है ना बनाना? अगर नहीं आता है तो आप देख लीजिएगा, जो मैं इफेक्टिव स्ट्रेस का ये स्ट्रेस इन सॉइल का जो वीडियो छोड़ा हूं उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ये डायग्राम मैं कैसे बना रहा हूं। मैंने वहां बता दिया डिटेल में पूरा बहुत केस लेके, इसलिए यहां डायरेक्ट लिख दिया। तो ये नॉर्मल केस है। अब देखते हैं अगर डाउनवर्ड फ्लो हो रहा था तो क्या हो रहा था। सेकेंड केस, डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन। देखिए मैंने इसका लॉजिक समझाया था, तो उसी लॉजिक को यूज करेंगे। सॉइल बनाइए, ये सॉइल बन गया जो कि सबमर्ज्ड है और फ्लो हो गई नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मान लो ये पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट बी लिया और एक पॉइंट लिया सी एट एनी इंटरमीडिएट डेप्थ, एनी इंटरमीडिएट डेप्थ फ्रॉम टॉप ऑफ सॉइल जेड। बार बार बोल रहा हूं, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो अभी मान लो पीजोमीटर लगाओ, यहां एक पीजोमीटर लगाओ और सी पर एक पीजोमीटर लगाइए। तो अब मुझे बताइए कि डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, तो ये क्या है, लेंथ ऑफ सॉइल है h और ये h1 यहां एक टेबल बना लीजिए चेक करने के लिए फ्लो कहां से कहां हो रहा है। पॉइंट्स, प्रेशर हेड, डेटा हेड, टोटल हेड, 3 पॉइंट है। पहले एक्सट्रीम्स फिर इंटरमीडिएट। अब मुझे बता दो कि फ्लो कहां से कहां हो रहा है, आप निकालने का कोशिश करो। पहले मैं तो निकाल ही दूंगा, यहां पे वीडियो पॉज कर लेना और निकालने का कोशिश करना, लॉजिक लगाना। हो गया हो तो चलिए देखिए, मान लीजिए कि डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है तो पानी का लेवल क्या होगा, कम होते जाएगा, ये घटते जाएगा। ओके, हेड लॉस होगा सीपेज हेड के टर्म्स में। तो टोटल सीपेज हेड लॉस होना है h मान लो, तो ये h लॉस इस पीजोमीटर में रिफ्लेक्ट होगा ना, ये मान लो h। ठीक है, पीजोमीटर में जो लेवल ऑफ वाटर आएगा वो आएगा h, सॉरी नीचे से नहीं होगा ना, वो तो लॉस हो रहा है। तो ये जो लेवल था पानी का, ये वाला, यहां से h हेड जो होगा लॉस होगा अगर डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन है तो। अब ये हो जाएगी इसमें लेवल, सी पे जो पीजोमीटर लगाया है उसमें थोड़ा कम होगा, क्योंकि कितना लॉस होगा अब देख लेंगे। वो मान लीजिए कुछ होगा, इसे हम अभी डिराइव करेंगे। पहले एक्सट्रीम देख लो, ये प्रेशर हेड है, ये डेटा हेड है, ये टोटल हेड है। ध्यान से देखना, ए पर प्रेशर हेड कितना होगा, ए के ऊपर h1 है, बी के ऊपर प्रेशर हेड कितना है, बी के ऊपर प्रेशर हेड कितना है, कैसे लिखूंगा, h1 प्लस h लिखूंगा क्या, यहां तक। और कम कितना हो गया, इतना कम हो गया प्रेशर, प्लस माइनस h, इतना का हेड कम हुआ ना, यही कैच है। अगर डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है हेड कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, वाटर हेड कम हो रहा है, प्रेशर लग रहा है तो लॉस हो रहा है एज ए फ्रिक्शनल ड्रैग। And in downward flow condition, seepage pressure, because seepage pressure acts in direction of flow, so there is loss of head in terms of frictional drag or friction force। बताया था, तो वही है, वही लॉजिक यूज किया, तो हेड h लॉस कर जाएगा बी पॉइंट पर। अब देखिए, तो डेटा वेट कांस्टेंट है ना, ए पर कितना है डेटा वेट h है और बी पर डेटा वेट 0, तो टोटल हेड एट ए h1 प्लस h।
H1 प्लस H, और B पर टोटल हेड कितना हो गया, H1 प्लस H माइनस H। सो फ्लो कहां से कहां हो रहा है, ये देखो। सो टोटल हेड एट A माइनस टोटल हेड एट B करो तो क्या मिलेगा आपको, H1 प्लस H माइनस H1 प्लस H माइनस H सीपेज हेड विल बी H1 प्लस H माइनस H1 माइनस H प्लस H। सो कैंसल आउट H which will be seepage head, सीपेज हेड और हाइड्रोलिक हेड। सो फ्लो कहां से हो रहा है, फ्लो occurs in vertically downward direction, that is from point A to B लिख सकता हूं। अब देखिए इसे मैंने और एक तरह से लिखा था, H इक्वल टू आई एच, हो सकता है क्या, ऐसा लिख सकते हैं। आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो कि क्या बताता था, सीपेज हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉइल, मतलब हेड लॉस कितना होना है एल लेंथ ऑफ सॉइल में, तो आई होता था, तो मैं एच को इक्वेट कर सकता हूं एल आई एच। सो यहां देखिए मैं जो छोड़ा था, तो प्रेशर हेड एट सी यहां कितना लॉस हुआ होगा, आई जेड लॉस हुआ होगा ना, हेड एच सी तक आई जेड लॉस होगी होगी प्रेशर हेड में। तो मैं यहां पर जो वाटर हेड है, प्रेशर हेड है, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जेड प्लस H1 माइनस आई जेड, ऐसा लिख सकता हूं। क्लियरली लिख लीजिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, जेड प्लस H1 माइनस आई जेड, ऐसा मैं लिख सकता हूं। सी पर प्रेशर हेड और डेटा हेड कितना हो जाएगा, सेम जैसा मैंने लिखा था पिछले कंडीशन में, H माइनस जेड लिख सकता हूं। सो यहां कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए टोटल हेड। तो ये थी उसी कॉन्सेप्ट, यहां लिख देता हूं। सो टोटल हेड एट सी कैसे हुआ, प्रेशर हेड एट सी क्या, H1 प्लस जेड माइनस आई जेड, इतना लॉस होना है अप टू सी, दैट इज हेड, ये क्या है आई जेड, हेड टू बी लॉस्ट ऑफ एच अप टू पॉइंट, अप टू इंटरमीडिएट पॉइंट सी, यही तो है आई जेड। सो डेटा वेट क्या है, डेटा वेट क्या लिखा था, H माइनस जेड। सो टोटल हेड क्या होता है, प्रेशर हेड एट सी प्लस डेटा हेड एट सी, क्या होगा H1 प्लस जेड माइनस आई जेड माइनस सॉरी प्लस H माइनस जेड, ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, H1 प्लस H माइनस आई जेड, यही बचा। क्या है, टोटल हेड एट सी। अब देखो, अब देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ता है या फिर क्या चीज हो जाता है इफेक्टिव स्ट्रेस को, कि क्या उसमें अल्ट्रेशन आ जाती है। देखिए सॉइल फिर से बना लेते हैं, तीन पॉइंट था, ये थी बी, ये थी ए
or at any intermediate depth from top of soil Z, point C is considered. यहां पे एक पीजोमीटर लगाया था, पीजोमीटर बना देता हूं अलग कलर से ताकि समझ में आए। यहां पे एक पीजोमीटर लगाया और B पर एक पीजोमीटर लगाया, तो इसे इरेज कर लेते हैं। यहां पर हेड लॉस हुआ, ये टॉप है, और यहां पर टोटल सीपेज हेड लॉस हुआ था। ये थी IZ और ये थी IH और H। अब ये जो सॉइल का लेंथ है, ये टोटल लेंथ है, ये H1 है, और सॉइल का टोटल लेंथ है H। आपने देख रखा है, यहां लिखने का नहीं है, लिख देता हूं H, यहां से यहां H। अब देखो सिग्मा A टोटल हेड एट A H1 गामा W, पोर वाटर प्रेशर एट A कितना होगा? देखिए लॉस कब होगा? जब दो तरह का, दो अपोजिट मटेरियल होगा। यहां पानी पानी में ही फ्लो हो रहा है, तो कोई फ्रिक्शन होगी नहीं होगी, इसलिए पॉइंट, ये वाली पॉइंट से A तक आने में पानी में कोई लॉस नहीं होगी। तो पोर वाटर हेड एट A कितना होगी? H1 गामा W। सो इफेक्टिव स्ट्रेस एट A 0। अब B पर देखिए, पॉइंट B एंड पॉइंट पे देख लेते हैं ध्यान से। टोटल स्ट्रेस एट B कैसे लिख सकता हूं? H1 गामा W प्लस H गामा सेट, लिख सकते हैं ऐसा ऑब्वियसली। पोर वाटर हेड के क्या लिख सकते हैं एट B? H1 गामा, सॉरी ऐसे लिख लो, H प्लस H1 माइनस IH होगा गामा W न्यू B। यही तो है वाटर हेड, वाटर हेड में ही तो कम हो रहा है ना, तो कितना कम हो गया? IH कम हो गया, इक्वल टू सीपेज हेड कम हो गया। सो अब देखो जादू हो जाएगा यहां, इफेक्टिव स्ट्रेस जब निकालोगे तुम। सो यह जगह कुछ खाली कर लेते हैं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट B कितना होगा? ध्यान से H1 गामा W प्लस, यहां से कंक्लूजन निकालेंगे इसलिए H गामा सेट, तो H गामा W प्लस H1 गामा W माइनस IH गामा W, सॉरी कुछ उल्टा लिख दिया, ये माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगी, माइनस और ये प्लस। ओके, अब देखिए ये कैंसिल हो, ये कैंसिल हो गया। अब नहीं, जस्ट ए मिनट। सो तो टोटल स्ट्रेस एट B क्या निकला था? देखिए यहां H1 गामा W प्लस H गामा सेट, H1 गामा W प्लस H गामा सेट, और पोर वाटर प्रेशर एट B क्या था? H1 प्लस H माइनस IH गामा W। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट B क्या होगा? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर एट B, विच विल बी, अब लिखो H1 गामा W प्लस H गामा सेट माइनस H1 गामा W माइनस H गामा W प्लस IH गामा W। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, अब बच गया कितना? H गामा सेट माइनस गामा W प्लस IH गामा W। तो H गामा सेट माइनस गामा W क्या होता है? गामा सबमर्ज्ड, प्लस IH क्या थी? H गामा W। अब ये देखिए, ये टर्म जो मिल गया इसे हम क्या कहते थे?
सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर। सो मैं ऐसा कंक्लूजन एक लिख सकता हूं क्या, अंडर डाउनवर्ड फ्लो केस the effective stress of solid at any point is increased by the amount equal to total seepage pressure acting at that point। मतलब अब इंटरमीडिएट पॉइंट सी पर देखते हैं। सी पर टोटल स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा सी अगर कैलकुलेट करोगे H1, ये देखो सी पॉइंट, तब टोटल स्ट्रेस कितना होगा H1 गामा डब्ल्यू प्लस जेड गामा सेट, H1 गामा डब्ल्यू प्लस जेड गामा सेट। फिर पोर वाटर प्रेशर एट सी कितना हो जाएगा H1 प्लस जेड माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू। सो सिग्मा डैश इफेक्टिव स्ट्रेस एट सी क्या मिलेगा आपको, H1 गामा डब्ल्यू प्लस जेड गामा सेट माइनस H1 गामा डब्ल्यू माइनस जेड गामा डब्ल्यू प्लस आई जेड गामा डब्ल्यू। इसे लिखो तो क्या लिख सकते हो, इफेक्टिव स्ट्रेस एट सी विल बी जेड गामा सबमर्ज्ड प्लस आई जेड, मतलब हेड टू बी लॉस्ट बाय वाटर इन रीचिंग अप टू एनी इंटरमीडिएट पॉइंट सी, आई जेड गामा डब्ल्यू। ठीक है, ये क्या है आई जेड, आई क्या है एच ओवर टोटल लेंथ ऑफ सॉइल, एच ओवर एच, एच ओवर एच इक्वल्स आई। ठीक है, तो आई टाइम्स जेड, इसका रेशियो देखिए एच ओवर एच इंटू जेड, मतलब सीपेज हेड इंटू जेड बाई एच, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब क्या है, एक रेशियो है, एक ये बता रहा है कि हेड टू बी आई जेड, आई जेड, आई जेड ये बता रहा है, ये नहीं कि हेड टू बी लॉस्ट बाय वाटर in terms of pore water pressure, pore water head in reaching up to point C, यही है। सो इसलिए मैंने कहा था कि अंडर डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन इफेक्टिव स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, ये तो ओरिजिनल है इन नो फ्लो कंडीशन, लेकिन डाउनवर्ड फ्लो हो गया तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर गया बाय दिस अमाउंट। और ये क्या है, सीपेज प्रेशर, टोटल सीपेज प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट सी। Okay, hence this condition is favorable condition because effective stress is increasing, so it is required, because as effective stress increases, so this is favorable condition because effective stress sigma dash increases, and as effective stress increases permeability decreases because void ratio decreases, so bearing capacity, ये क्या है देखेंगे फाउंडेशन में,
अभी समझिए लोड कैरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, शियर स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, और भी डिफरेंट प्रॉपर्टी अच्छे हो जाते हैं, शियर स्ट्रेंथ। यही दो चीज हमको बेसिकली जरूरत होती है, बियरिंग स्ट्रेंथ एंड शियर स्ट्रेंथ, जो कि दोनों पढ़ रहा है, सो इट इज ए फेवरेबल कंडीशन। ये चीज हमको उपयोगी है, शियर स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्या होता है, क्या कमता है, क्या बढ़ता है। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग अपवार्ड फ्लो, वर्टिकली अपवार्ड फ्लो केस, जो कि हमारा लास्ट केस है। वर्टिकली अपवार्ड फ्लो ऑफ वाटर, या फिर सीपेज ऑफ वाटर, वर्टिकली अपवार्ड सीपेज ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। सेम बनाओ, सॉइल टेढ़ा हो गया, सेम सॉइल बनाया, सेम वाटर हेड दिखाया, इसका हाइट है h1 वाटर हेड, और ये है h, और एट एनी इंटरमीडिएट डेप्थ फ्रॉम कहां, टॉप ऑफ सॉइल z। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। अब वाटर टेबल ओरिजिनल यहां है, अब फ्लो कहां हो रहा है, अपवार्ड हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वर्टिकली अपवार्ड हो रहा है। सो प्रेशर इधर लगाएगा, पानी प्रेशर ऊपर लगाएगा। तो सॉलिड ग्रेन, मान लो ये एक सॉलिड ग्रेन है, ये एक सॉलिड ग्रेन है, तो पानी सॉलिड ग्रेन को ऊपर धक्का देने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप पीजोमीटर बनाइए, पीजोमीटर कनेक्ट करो एट पॉइंट सी, एक पीजोमीटर कनेक्ट कर दो और एक कनेक्ट कर दो बी पर। तो हेड लॉस किसमें ज्यादा होना है, हेड लॉस, मान लो अपवार्ड फ्लो है, तो इसका मतलब क्या है, टोटल हेड एट बी ज्यादा होगा टोटल हेड एट ए से। अपवार्ड फ्लो अगर हम देख रहे हैं तो टोटल हेड एट बी से ज्यादा होना है टोटल हेड एट ए, ये H1, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी। सो फॉर अपवार्ड फ्लो, हमने कंडीशन बता दिया, अपवार्ड फ्लो है, अपवार्ड फ्लो टोटल हेड एट बी मस्ट बी ग्रेटर देन टोटल हेड एट ए। सो मान लो ये टोटल हेड डिफरेंस ए टू बी क्या होगा, टी एच बी माइनस टी एच ए, जो होगा वो होगा एच सीपेज हेड। इतना का हेड लॉस करना है एच लेंथ ऑफ सॉइल में पानी को, सीपेज हेड। सो पोर वाटर हेड जो पॉइंट बी पर होगा, आपको जो पीजोमीटर में दिखाएगा वो लेवल कितना होगा, यहां से इसका जो नेचुरल हेड लिमिट है, नेचुरल हेड है मतलब ये जो ओरिजिनल थी इन नो फ्लो केस, उससे अधिक बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, यहां पे कुछ होगा उसका, और ये क्या होगा, ये लेवल होगी, देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये जो लेवल बढ़ेगी ये होगी, टोटल लिख रहा हूं, देखिए H प्लस H1 प्लस IH और H प्लस H1 प्लस H सीपेज हेड, मतलब ये क्या हो गया IH। ठीक है, और यहां कम होगा, ये होगा IZ, यहां से यहां IZ होगा, ये होगा IH। ठीक है, ये आपको पीजोमीटर में वाटर लेवल दिखाएगा। अब वो डायग्राम बनाइए, मतलब कहां कितना हेड है प्रूव करने के लिए, देखने के लिए ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब वो टेबल बनाते हैं, देखिए ये वाला केस इंपॉर्टेंट है इसलिए टेबल थोड़ा डिटेल में बनाएंगे।
पॉइंट टोटल हेड सॉरी प्रेशर हेड, ये डेटम हेड और ये टोटल हेड। तो पॉइंट, यहां तो पॉइंट लिखना है, तो ये समझिए ये पॉइंट है, ये है प्रेशर हेड और ये डेटम हेड, ये टोटल हेड। अब क्या करते थे हम लोग, पहले एक्सट्रीम्स, तो ए और बी देख लेंगे, बाद में सी देखेंगे। तो प्रेशर हेड एट ए कितना होगा, प्रेशर हेड एट ए क्या है, H1 है ना, नियरेस्ट वाटर टेबल क्या है, H1 है, तो H1 होगा। अब प्रेशर हेड एट बी कैसे लिखोगे, H प्लस H1 प्लस IH, इतना इंक्रीज हो गया वाटर प्रेशर, प्रेशर हेड एट बी H1 प्लस H प्लस IH, या फिर H1 और H1 प्लस H प्लस H सीपेज हेड। सो डेटम हेड एट ए कितना है, मैं लिख देता हूं H है, डेटम हेड एट बी 0 है क्योंकि वही तो डेटम है। सो टोटल हेड कितना हो गया ए पर H1 प्लस H, और टोटल हेड एट बी कितना हो गया H1 प्लस H प्लस IH, ठीक है। अब सी पर देखेंगे, देखो अब देखो एक चीज, सो फ्लो हो रहा है कहां से कहां, बी टू ए, क्यों हो रहा है, आप निकालो डिफरेंस, टोटल हेड एट बी इक्वल्स कितना H प्लस H1 प्लस H, और टोटल हेड एट सी सॉरी ए कितना था H प्लस H1, सो टोटल हेड एट बी माइनस टोटल हेड एट ए कितना होगा, H बचेगा जो कि सीपेज हेड है। So flow is occurring from point B to A, that is upward flow है, upward flow केस। अब देखो कि डेटा हेड सी पर कितना होगा H माइनस जेड जैसे लिखते थे, और प्रेशर हेड कितना हो जाएगा, देखिए सी के ऊपर कितना पानी है, वाटर टेबल पहले कितना है Z प्लस H1 प्लस IZ लिख सकते हैं क्या, कहां गया, अच्छा यहां लिख रहे थे, Z प्लस H1 प्लस IZ लिख सकते हैं। सो टोटल हेड कितना हो जाएगा H प्लस H1 प्लस IZ, ये IH है, कैपिटल H है, ऐसा लिख सकते हैं। तब हम अब निकालते हैं, आपको पता चल गया फ्लो अपवर्ड है। अब देखते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस पे वेरिएशन क्या होता है, निकालिए इफेक्टिव स्ट्रेस। सबसे पहले एट ए सिग्मा टोटल स्ट्रेस कितना H1 गामा W हो जाएगा, और पोर वाटर प्रेशर हेड H1 गामा W, सो इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए 0। एट पॉइंट बी सिग्मा टोटल स्ट्रेस कितना H1 गामा W, सेम H गामा सेट लिख सकता हूं ना, जैसे पहले था, पूर वाटर प्रेशर हेड पे खेल हो जाता है, क्या हो जाता है, ये क्या है H1 प्लस, जैसे पहले लिखते थे H1 प्लस H गामा W, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, देखिए H1 गामा W प्लस H गामा सेट माइनस H1 गामा W माइनस H गामा W माइनस H गामा W। अब देखो ये कैंसल आउट, ये बच गया ओरिजिनल केस H गामा सबमर्ज्ड माइनस H गामा W, रेड मार्क कर लीजिए इसे। मतलब सॉइल का स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दे रहा है, सॉइल बेकार हो जा रहा है अगर अपवर्ड फ्लो केस हो रहा है, सीपेज प्रेशर के बराबर का इफेक्टिव स्ट्रेस लूज हो जा रहा है। इसका यूनिट वही था, देखिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है इसका यूनिट भी, तो इतना का स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस से।
मतलब आपका जो हीरो है सॉइल सॉलिड वो कमजोर हो रहा है। सो एच सी निकाल लेते हैं, देखिए एच सी भी निकाल लेते हैं। सिग्मा एच सी क्या होगा, एच वन गामा डब्ल्यू प्लस जेड गामा सेट। सो फ्लो वाटर हेड कितना था सी पर, एच वन गामा डब्ल्यू प्लस जेड प्लस जेड गामा डब्ल्यू प्लस आई जेड गामा डब्ल्यू। सो इफेक्टिव स्ट्रेस एच सी कितना, एच वन गामा डब्ल्यू प्लस जेड गामा सेट माइनस एच वन गामा डब्ल्यू माइनस आई जेड, सॉरी इट्स नॉट आई जेड, माइनस जेड गामा डब्ल्यू माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू। सो ये कैंसल आउट, क्या बचा, जेड गामा सबमर्ज्ड माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू सिग्मा डैश सी इफेक्टिव स्ट्रेस। तो मैं कंक्लूजन ऐसा लिख सकता हूं क्या, और जेड क्या है, जेड डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ सॉइल, ठीक है, जेड वो सेक्शन है, हरदम फ्रॉम टॉप लेना है, यहां पर गलती हो सकता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने बार बार कहा है। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इफेक्टिव स्ट्रेस एट सी इक्वल, एट सी क्या हो रहा है, डिक्रीजेस बाय सीपेज प्रेशर एट सी इक्वल टू आई जेड गामा डब्ल्यू, इतना से डिक्रीज हो जाता है। और इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी कितना, एच गामा डब्ल्यू से डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो ये जो केस है ये कुछ गड़बड़ है, तो इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, इसको ऐसे कंक्लूड करेंगे कि अंडर अपवार्ड सीपेज थ्रू सॉइल, वर्टिकली अपवार्ड कर लीजिए, थ्रू नहीं चलेगा, थ्रू सॉइल दी इफेक्टिव स्ट्रेस the effective stress of soil solid get reduced by an amount equal to say total seepage pressure acting at that point हो जाएगा। सो हेंस दिस इज एडवर्स फ्लो कंडीशन, ये एक एडवर्स फ्लो कंडीशन है, ये कंडीशन अनफेवरेबल है, हमको नहीं चाहिए ऐसा फ्लो थ्रू सॉइल, हमको हरदम फ्लो अगर डाउनवर्ड हो तो अच्छा है, अपवर्ड हो तो बुरा है, और अपवर्ड के लिए ही हम पूरा सीपेज एनालिसिस अब से करेंगे। सो इट इज एडवर्स फ्लो कंडीशन। अब देखिए यहीं पर एक रिजल्ट में कंक्लूड करता हूं, एक कंडीशन कंक्लूड करता हूं, क्विक सैंड कंडीशन सुना होगा बहुत बार, लेकिन ये क्या है देखिए, क्विक सैंड कंडीशन, या फिर इसे पाइपिंग भी बोला जाता है, पाइपिंग थ्रू सॉइल। पहले लिख लीजिए क्या है, फिर समझिए। तो देखिए क्या है कि व्हेन, पहले लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए,
इसी से समझ में आ जाएगा। व्हेन फ्लो टेक्स प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन सीपेज प्रेशर एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब सीपेज प्रेशर किधर एक्ट करता है? ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सीपेज प्रेशर acts in upward direction. Okay, as a result क्या होता है? effective stress decreases by amount equal to seepage pressure. As a result effective stress at any point get reduced by an amount, सेम लाइन है लिख रहा हूं, equals to the seepage pressure at that point. तो सबसे ज्यादा लॉस किस पॉइंट पर होगा? सबसे ज्यादा लॉस पॉइंट बी पर होगा कि नहीं? क्योंकि ये टोटल सीपेज हेड के बराबर का लॉस हो रहा है, ठीक है, और सी पर लॉस कम होगा, तो पॉइंट बी पर सबसे ज्यादा लॉस होगा। ये चीज नोट करने लायक है। और क्रिटिकल कंडीशन पॉइंट बी पर ही हम चेक करते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे क्या करते हैं उसे। यहां से एक बढ़िया सा चीज आपको मिलेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं फिर कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? स्ट्रेंथ किसका कम हो रहा है? सॉइल सॉलिड का कम हो रहा है। जो आपका हीरो है सॉइल सॉलिड, उसका स्ट्रेंथ कम हो जा रहा है, वो कमजोर हो जा रहा है। ये लिखिए, तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीजेस मींस, सॉरी स्ट्रेस नहीं लिखा, इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीजेस का क्या मतलब हुआ? मींस स्ट्रेंथ, जो कि बहुत जरूरी चीज है इंजीनियरिंग में, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड, सॉइल सॉलिड हीरो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस, जो कि हमको बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। एंड इफ सीपेज, तो क्या होता है इससे? एंड इफ सीपेज इज सच दैट effective stress at any point becomes zero. जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर किसी एक कंडीशन पे कोई एक इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लीजिए कि जितना उसका एच गामा डब्ल्यू था, एच गामा सम्बन्ध था, वो बराबर हो गया सीपेज प्रेशर के, तो क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। और ये कंडीशन कहां हो सकता है? मैक्सिमम लॉस जहां होगा, मैक्सिमम प्रेशर जहां लॉस हो रहा है, तो वो कहां हो रहा है? एट बॉटम ऑफ पॉइंट हो रहा है कि नहीं, जहां पर वाटर जस्ट एंटर करती है सॉइल के, मतलब वो कौन सा पॉइंट? बी, अभी बताया था, इसलिए आपको दिखाया था बी पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगा। तो क्रिटिकल कंडीशन हम कहां चेक करेंगे? पॉइंट बी पर चेक करेंगे। अभी चेक करेंगे, पहले ये लिख लीजिए। सो and the seepage is such that effective stress at any point becomes zero. Okay, ध्यान रहे, becomes zero. Then in such case, तो इस तरह का कंडीशन अगर हो जाता है कभी, एक खास तरह का मिट्टी है, एक खास तरह का, ठीक है, वो याद रखना है। इन सच, क्यों याद रखना है उसका लॉजिक भी मैं बता दूंगा। इन सच केस कोहेजन less soil loses all its shear strength.
and has tendency to flow along flowing water. इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, शियर स्ट्रेंथ। कहता है कि अगर सीपेज अनएडवर्स कंडीशन में फ्लो हो रहा है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अंडर सच सिचुएशन if a condition arises where the effective stress of soil at any point becomes zero, तो उस पॉइंट के बाद क्या होगा, सॉइल का कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो अंडर वाटर प्रेशर और अंडर सीपेज प्रेशर वो आपका जितना भी सॉइल सॉलिड है वो सब पानी के साथ बह जाएंगे। ओके, पानी के साथ बह जाएंगे, मतलब एक आपको एक फवारा फूटते हुए नजर आएगा ग्राउंड से। स्ट्रेंथ बिल्कुल जीरो हो गया, शियर स्ट्रेंथ। लेकिन किस तरह का, कोहेसिवनेस सॉइल। क्यों बताते हैं, वो शियर स्ट्रेंथ जब पढ़ेंगे वहां पे दो थ्योरी है, एक है मोहर्स थ्योरी, दूसरा है कूलम्ब्स थ्योरी। तो मोहर्स और कूलम्ब्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है वो अभी एक आइडिया दे दूंगा ताकि ये समझ में आए, ये वाला डेफिनेशन। सो इससे पहले ये इसका एनालिसिस कंप्लीट कर लेता है। तो जीरो हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस। सो अगर शियर स्ट्रेंथ लॉस कर रहा है, जीरो हो रहा है, तब होता है क्विकसैंड कंडीशन। अब मुझे बता दो कि क्रिटिकल सेक्शन कहां होगा, सबसे अधिक जहां लॉस होगा वही तो होता है क्रिटिकल सेक्शन। ये मान लो ए था, ये बी था, तो फ्लो जस्ट जहां एंटर करेगा वही एक्ट करेगी ना मैक्सिमम सीपेज प्रेशर तो पॉइंट बी को हम क्या कह सकते हैं, मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। ओके, ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं थोड़ा थिक पेन में यूज करूंगा। तो देखिए, इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी वही क्रिटिकल पॉइंट अगर है, मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, तो हमको वही चेक करना है। तो ये क्या होता था, इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी ये होता था H टाइम्स गामा सबमर्ज्ड माइनस H गामा डब्ल्यू। ये अगर जीरो हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, H गामा सबमर्ज्ड मस्ट बी इक्वल टू, अगर ये जीरो हो जाए तो हम लिख सकते हैं H गामा डब्ल्यू, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम फर्दर इसको एक्सपेंड करें, अगर H गामा सबमर्ज्ड इक्वल्स क्या हो जाएगा, I क्रिटिकल, क्योंकि ये क्रिटिकल कंडीशन चेक कर रहे हैं, टाइम्स H गामा डब्ल्यू, ये H H कैंसल आउट हुआ, तो क्या बचा आपके पास, गामा सबमर्ज्ड ओवर गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू I क्रिटिकल। और ये I क्रिटिकल क्या है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है। तो गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, G-1, इसे मैंने डिराइव किया था ओवर 1 प्लस ई। सो ICR का वैल्यू कैसे हो जाएगा, G-1 ओवर 1 प्लस ई हो जाएगा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो यही है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब देखिए, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वो एड्रेस को बदल दो, G-1 ओवर 1 प्लस ई को ऐसे लिख सकते हैं कि G-1 ओवर 1 माइनस एन। क्यों, एन क्या होता है, E ओवर 1 प्लस ई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
सो अब देखो जी तो यहां कांस्टेंट है, एन या फिर ई कांस्टेंट होता है किसी भी सॉइल का, तो क्या हो गया आईसीआर किसी भी सॉइल का कांस्टेंट होगा। सो आईसीआर क्या है, अगर लिखोगे द हाइड्रोयोनिक ग्रेडियंट at which quick sand condition occur in soil during क्या अपवर्ड फ्लो केस is called critical hydraulic grade, which is given by ICR, which is equal to G minus 1 over 1 plus E equals G minus 1 into 1 minus N. ओके, ये क्या है कांस्टेंट। अब देखो मैंने बताया था कोहेजन लेस सॉइल, क्यों सिर्फ इसके लिए क्यों, मान लो फाइन सॉइल है, फॉर फाइन सैंड और सिल्ट, फॉर फाइन सैंड और सिल्ट के लिए मान लीजिए कोई कोहेजिव सॉइल है, इसमें क्या लूज करता था, शियर स्ट्रेंथ लूज करता था अकॉर्डिंग टू मोहर्स और कूलम। फॉर कोहेजिव सॉइल शियर स्ट्रेंथ जो होता है C प्लस 10 टाइम्स नॉर्मल स्ट्रेस। सो शियर स्ट्रेस यही है इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस अगर जीरो हो जाए, क्या फाइन सॉइल के लिए या फिर कोहेजिव सॉइल के लिए शियर स्ट्रेंथ जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, टाउ इक्वल टू सी इक्वल टू कोहेजन। सो कोहेजिव सॉइल के लिए ये थ्योरी वैलिड नहीं है, कोहेजिव सॉइल में कभी भी क्विक सैंड कंडीशन नहीं होगा, मतलब क्ले या फिर सिल्ट में कभी भी क्विक सैंड कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। सो फॉर कोहेजिव सॉइल टाउ नॉट इक्वल टू जीरो इवन सिग्मा डैश इक्वल्स जीरो एज tau shear strength is given by C plus sigma dash 10 phi and C not equals to 0। कैसा clay and silt। अब अगर कोहेजन लेस है बट लार्ज डायमीटर, तो मैंने बताया था कि इस केस में परमिएबिलिटी ज्यादा होता है और वेलोसिटी क्या होता है I टाइम्स के ज्यादा, वेलोसिटी भी ज्यादा, I तो कांस्टेंट है, तो I हमको उतना ज्यादा होती ही नहीं है, ग्रेड हमको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उतना ज्यादा मिलती ही नहीं है, सो I क्या होगा, कम होगा। तो I अगर कम होगा तो क्या होगा, जो लॉस होगा हेड लॉस कम होगी। सो इस केस में भी क्विक सैंड नहीं होगी। सो यही थी लॉजिक। तो हमने कंप्लीट किया क्विक सैंड कंडीशन। अब नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे और कुछ, तब तक देखते रहिए।